डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। जो ये टॉपिक है वो आपका क्लास 12 का सेकंड चैप्टर से है, ठीक है। इससे पहले की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। चैप्टर 1 12th क्लास का पूरा हो गया है, चैप्टर 2 भी लगभग पूरा होने वाला है, ठीक है। लास्ट के 2 या 3 टॉपिक बचे हुए हैं सिर्फ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। तो सबसे पहले तो समझते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, या डाइलेक्ट्रिक से हम क्या समझते हैं। तो देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। यानी डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपने अंदर चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, बट परमिट देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक दूसरे पर जरूर लगा देता है। अब ये वाली बात सुनती है आपके दिमाग में आ गया होगा, सर ये वाली प्रॉपर्टी तो इंसुलेटर के पास भी होती है कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर के अंदर हमारा चार्ज का फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर के अंदर हमारा करंट का फ्लो नहीं होता। तो क्या इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक बोला जा रहा है यहाँ पे। तो समझ पा रहे हो ना। तो जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से चार्ज का फ्लो नहीं कराते, लेकिन चार्ज तो होता है। जो अपने इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने अंदर करंट का फ्लो नहीं कराते, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगाते हैं। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसका क्या रोल रहता है, कैसे बिहेव करती है, और डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर क्या बिहेव करते हैं। और ये भी देखेंगे कि विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो ठीक है, समझ गए हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टडी करने वाले हैं। इतना तो क्लियर है, कंडक्टर अगर होगा तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करेगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होगा। लेकिन बात आती है डाइलेक्ट्रिक की, बात आती है इंसुलेटर की, जहां पर चार्ज तो है बट चार्ज का फ्लो नहीं होता। तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे भाई कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो ना, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो, आराम से 1 बाय 1 नोट्स बनाते चलो। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे नोट्स, कोई ऐसा नहीं है गूगल से कॉपी मार दिए हैं, ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। मैं पूरा बुक की स्टडी करता हूं, फिर वहां से पॉइंट्स खुद लिखता हूं। ये मेरे खुद के पॉइंट्स हैं। तो समझ रहे हो ना। तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा कि आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठे और 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स नोट करते चले। क्लियर है। तो ये बात हो गई कि आपको किस तरीके से मेरी वीडियोस के साथ पढ़ना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अ डाइलेक्ट्रिक इज अ एसेंशियल एंड इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू सम लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। यानी कि ये कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर व्हिच कैन बी पोलराइज्ड। डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो सकता है। पोलराइज्ड या पोलराइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिवाइड होना। जब कोई भी दो चीजों को डिवाइड कर दिया जाता है तो कहते हैं पोलराइज हो गई, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया। तो सिंपली पोलराइजेशन क्या होता है, दो चीजें डिवाइड कर देना। तो ये क्या कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक एसेंशियल इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड, जो कि पोलराइज्ड हो जाता है थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट चार्जेस। यानी जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस हैं वो लोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब वो देखेंगे कि पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। यानी ये तो क्लियर है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस क्या हो जाते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं, या कहो पोलराइज्ड हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में आ जाता है डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल में ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंसुलेटर में पड़ी हुई हैं और यही चीजें आपके एग्जाम्पल है किसके, डाइलेक्ट्रिक के। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज कैरियर्स इंड्यूसिंग द फील्ड ई इंड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट। द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो। थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी बात समझ नहीं आई होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना क्या बोला है। इन अ कंडक्टर, ठीक है। जब भी आप कंडक्टर, अभी ये डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो इन अ कंडक्टर, जब कंडक्टर की बात हो रही है तो द नेट एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज। ऑब्वियसली कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे, चार्ज मूव करेंगे। यानी ये तो क्लियर है कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो वही बात चल रही है कि भाई जब भी एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट किया तो मूव द फ्री चार्ज कैरियर इंड्यूसिंग द फील्ड ई इंड्यूस्ड। यानी ई इंड्यूस्ड फील्ड हुआ। इंड्यूस्ड कैसे हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, ध्यान से समझना। देखो ये कंडक्टर सिंपल यहां पे बना के दिखाता हूं एक और। ये हमारा कंडक्टर है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर है, ऐसे मान लेता हूं। अब ये कंडक्टर है भाई, एक बात आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट, आप खुद कह रहे हो कि एक्सटर्नल फील्ड लगाया ई नॉट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कंडक्टर है, इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ई नॉट। अब आपको पता है जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जाएगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगी। अब फोर्स कैसे लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा तो जितने भी इसमें पॉजिटिव होंगे वो एक तरफ लोकलाइज्ड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और नेगेटिव एक तरफ लोकलाइज्ड हो जाएंगे।
हाँ कि ना? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जब तक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया कि किधर है, इस साइड से इस साइड, तो क्या होगा, जो इसके अंदर चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। नेगेटिव लेफ्ट में चला जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। हो गया यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते, ध्यान से समझना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को रखने पर एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया, तो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर भी तो इंड्यूस करेगा अपने अंदर, करेगा नहीं करेगा? यानी जो कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज को अलग अलग कर दिया, ये भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे नाम दे दिया ई इंड्यूस्ड। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो तो होता ही है, इधर भी तो वही था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर भी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट बना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ वो कैसा है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ है एक इस तरफ है, कैंसिल आउट करेंगे नहीं करेंगे तो वही कहानी यहां बोली गई है। क्या बोला गया है कि इन अ कंडक्टर द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट मूव द फ्री चार्ज। ठीक है, मूव कर दिया फ्री चार्ज को, ये नेगेटिव हो गए ये पॉजिटिव हो गए। इंड्यूसिंग फील्ड ई इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हो गया, देखो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव ई इंड्यूस्ड फील्ड शुरू हो गया किधर? इस डायरेक्शन में। आगे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, सही बात है, ई नॉट इस डायरेक्शन में, ई इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में, यानी ई इंड्यूस्ड अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द टू फील्ड कैंसिल ईच अदर। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक ये ई इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें, जीरो ना कर दें। ठीक है, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर बिकम जीरो, यानी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंडक्टर उसके अंदर था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड डायरेक्शन ये है, दोनों ने कैंसिल आउट किया, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि ई नॉट, क्योंकि जो ई नॉट है और ई इंड्यूस्ड है वो कितना हो गया मेरे भाई? वो हो गया जीरो। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ डाइलेक्ट्रिक, देखो अभी जो हमने मेरे भाई बात की थी वो किसके अंदर की थी? इन अ कंडक्टर बात की थी। हमने देखा कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या हुआ? उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, अब बात होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा। इन अ डाइलेक्ट्रिक द एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, मान लेता हूं कोई भी डाइलेक्ट्रिक, मैंने ये मान लिया कोई भी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मान लिया, इस पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है मेरे भाई। क्या लग रहा है? ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई नॉट। ठीक है, लग गया, डाइलेक्ट्रिक है। induces dipole moment by stretching or reorienting the molecule of the dielectric. The induced dipole moment set up an electric field E induced which oppose E naught but it does not exactly cancel this field, it only reduce it. यानी यहां कहने का मतलब ये है कि जब आपने कंडक्टर को मेरे भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि इस तरीके से इंड्यूस हुआ, इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ कि उसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो गया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या कह रहे हैं ये कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लोकलाइजेशन भी होगा डाइलेक्ट्रिक में, लेकिन ई इंड्यूस्ड कभी भी इतना नहीं होगा जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल आउट कर सके, उसको जीरो बना सके, सिर्फ और सिर्फ उसको रिड्यूस करेगा। तो पहला तो फर्क यही समझ आ गया कि कंडक्टर के अंदर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है तो वहां पे कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, बट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी इंड्यूस होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो भाई वही लोकलाइजेशन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड हुआ जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, ई इंड्यूस्ड। लेकिन जो ई इंड्यूस्ड है वो एज कंपेयर टू ई नॉट कम ही रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है या कह लो ई नॉट है वो ई इंड्यूस्ड से ज्यादा रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, और डायरेक्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, ना कि जीरो बना। ये किसका केस था? डाइलेक्ट्रिक का। मेरे भाई बात क्लियर हो गई? अब आगे और बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब ये कह रहे हैं जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पोलर या नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक तो क्लियर हो गया क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपका चार्ज जो होता है वो थोड़ा बहुत मूव तो करता है, लेकिन इतना मूव नहीं करता कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो, यानी कंडक्टर की तरह चार्ज का फ्लो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करता डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब बात करते हैं कि कब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को पोलर बोले और कब किस डाइलेक्ट्रिक को नॉन पोलर बोले, ये समझते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक तो क्लियर है, बट समझना है कि कब बोले पोलर और कब बोले नॉन पोलर।
तो नंबर 1, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। यानी इन्होंने बोला कि पोलर डाइलेक्ट्रिक से पहले आप उनके मॉलिक्यूल की बात कर लें, भाई कोई भी डाइलेक्ट्रिक है वो है तो सब्सटेंस। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो सब्सटेंस किससे मिलकर बनता है, एटम या मॉलिक्यूल। तो ये लोग डाइलेक्ट्रिक से पहले बात कर रहे हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की। तो उन्होंने कहा जो भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हो, या तो ऐसे बोलो, या इन्होंने बोला कि अब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यानी जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा तो आप उन्हें पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल बोलोगे, और उन मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनेगा उसे क्या बोल दोगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्लियर है? पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्यों बोला, क्योंकि वो पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल से बना है, उसके मॉलिक्यूल पोलर बिहेवियर के हैं, उसके मॉलिक्यूल पोलर बिहेवियर के लिए हैं, और चूंकि वो उस मॉलिक्यूल से बना है उसका नाम पड़ेगा पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है? तो अब बात आती है कि देखो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, या फिर ऐसे कहो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे उनका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। जो पी वेक्टर है हमारा वो जीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ होगा। देखो अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला कि सेंटर पे ना हो। सपोज करो कि किसी का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही सेंटर पे आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक बात बताओ, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी? डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट होने चाहिए किसी एक डिस्टेंस से। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए पर्टिकुलर डिस्टेंस से, जिसे कि हमने क्या बोला था, 2a बोला था। लेकिन यहां पर क्या है, सेंटर पे अगर दोनों है तो उनके बीच में कोई लेंथ नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो या तो ऐसे कह लो कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में नहीं होंगे, थोड़ी दूर दूर होंगे। अगर एक नेगेटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला होगा, वो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। तो कह दो सीधा सीधा कि पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक हम उन्हें कहते हैं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि उनके सेंटर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर होते हैं और एक डाइपोल क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल क्लियर है? आगे, द डाइलेक्ट्रिक मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक। वो बात मैंने अभी भी समझा दी कि जो मॉलिक्यूल जिसे हमने पोलर बोला, उस पोलर मॉलिक्यूल ने जब सब्सटेंस बना दिया, उसी सब्सटेंस का नाम क्या हो गया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। और पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है। या ऐसा कह लो, पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जिनका पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता, एक ही पॉइंट पर लाई नहीं करता। ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है? द पोलर मॉलिक्यूल हैव अनसिमेट्रिकल शेप, दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ कूलम्ब मीटर। यानी इन्होंने वही वाली बात बोल दी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, उनका एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, वो लगभग 10⁻³ कूलम्ब मीटर। कूलम्ब मीटर डाइपोल मूवमेंट की यूनिट है। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको क्लियर हो गया पोलर डाइपोल या पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। सम अदर पोलर मॉलिक्यूल आर HCl, NH3, CO, CSCOH एटसेट्रा। यानी कि ये सारे एग्जांपल हैं पोलर मॉलिक्यूल के। यानी जो भी सब्सटेंस HCl मॉलिक्यूल से बना होगा वो एक पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि भैया वो पोलर मॉलिक्यूल से बना है, और पोलर मॉलिक्यूल से बना है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक ही तो बनाएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें भी समझा देता हूं। एक बात बताओ, HCl कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का भैया आदान प्रदान होता है। यानी हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने लिया ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो भैया जब भी ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाए, या फिर ऐसे कह लो जब भी ट्रांसफर हो इलेक्ट्रॉन का, तो वहां बनता है पोलर मॉलिक्यूल। और जहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो वहां बनता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एक और एग्जांपल ये समझाता हूं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। ठीक है? तो ना तो यहां कोई पॉजिटिव बनता, ना कोई नेगेटिव बनता, ना पॉजिटिव बनता ना नेगेटिव बनता, ना पॉजिटिव बनना ना नेगेटिव बनना, तो डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल नहीं बनेगा तो डाइपोल मूवमेंट नहीं बनेगा, चार्ज ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला कैटेगरी में किसमें आता है, नॉन पोलर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट नहीं है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर जरूर हुआ, बट ट्रांसफर तो नहीं हुआ। कंफ्यूजन दूर हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। चेक कर लो, सब जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। NH3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, CO इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, CH3OH। तो जहां जहां आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, ऐसे समझ लो, वहां वहां आपका कैसा होगा, पोलर डाइइलेक्ट्रिक होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट होंगे और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेंगे। और नॉन पोलर में अभी हम बात कर ही लेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज
coincide with the center of mass of negative charge is called non-polar dielectric. यानी a molecule in which center of mass of positive charge coincide, यानी जब आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर मास कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड कर जाएगा तो मीनिंग है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और उनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इस बात का मीनिंग ये है कि वहां कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, यानी डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पर है, कोई भी उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो भी सब्सटेंस बनेगा क्या कैटेगरी में जाएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो द डाइलेक्ट्रिक्स मेड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल शेप्स, यानी कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बात होती है दे हैव नॉर्मली जीरो डाइपोल मूवमेंट। इनका नॉर्मली क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर होता है। एग्जांपल नॉन पोलर के H2 N2 O2 CO2 CH4 एटसेट्रा। तो ये सारे किसके हो गए, नॉन पोलर। यहां पे भी आप देख रहे हो N2 क्या होता है, शेयरिंग होती है दोनों में, ठीक है। CH4 क्या होता है, शेयरिंग होती है। तो जहां भी आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है तो ना तो वहां पॉजिटिव चार्ज बनना ना नेगेटिव चार्ज बनना, यानी वो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही क्या बना देगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब हम पोलराइजेशन करेंगे, किसका करेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं, उनका क्या करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे। यानी उसके अंदर उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और वही कहलाएगा पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करूं, ठीक है मेरे भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हेन E नॉट जीरो। अब E नॉट जीरो है, और कैसा केस है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, यानी पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास नेगेटिव सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। तो वही देखो, व्हेन E नॉट जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड, यानी कि डाइपोल मोमेंट जीरो है। ये केस है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। अब आ जाओ, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E नॉट डायरेक्शन है ये। अब एक बात बताओ, जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा, जो इनका पॉजिटिव चार्ज था वो किधर होगा, ये लोकलाइज्ड होगा, शिफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि मैं पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कहते हैं, रिपेल, और नेगेटिव कहां जाएगा, अपोजिट एक्सटर्नल फील्ड। तो ये वाला था जो डायग्राम, वो लोकलाइज्ड हो गया इस तरीके से, पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। तो हमारा तो जो इच्छा थी, हमारी जो विश थी, वो तो यही थी कि कैसे भी इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर दें, यानी जो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही सेंटर ऑफ मास पर हैं, उन्हें कैसे भी अलग कर दें। अलग कर देंगे तो वो हो जाएगा पोलराइजेशन। तो वही तो करना चाह रहे थे, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। यानी हम यहां पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, यानी कि जिसके पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव सेंटर ऑफ मास सेम थे, वो लोकलाइज्ड हो गए, और ये क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये किसकी बात थी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि इस जगह तो डाइपोल मूवमेंट जीरो है, बट इस जगह कुछ ना कुछ इनका डाइपोल मूवमेंट होगा। बिल्कुल क्लियर है यहां तक सारी बातें, आगे बढ़ूं, ठीक है। तो द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो। ये कब की बात है, ये तब की बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, व्हाइल द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो डायग्राम था उसी को अपने वर्ड्स में लिख दिया। यानी पहले तो बोला है कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो ईच मॉलिक्यूल का जीरो है। डाइपोल मूवमेंट ईच मॉलिक्यूल का जीरो कब है, जब आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या हुआ था, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा कब हुआ था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव चार्ज गया और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट आया। तो वही तो लिख दिया, पढ़ लो, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव कहां गया, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां डिस्प्लेस्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक बात क्लियर हो गई। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। The displacement of the charge stop when the force exerted on by the external field is balanced by the restoring force due to the internal field in the molecule। यानी भाई बताया, जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो फोर्स लग रही है और जो इनकी अब बाद में फोर्स लगेगी, जब वो बैलेंस हो जाएगी तो अब ये पोलराइजेशन रुक जाएगा। ठीक है मेरे भाई। दिस इंड्यूसेस डाइपोल मूवमेंट इन ईच मॉलिक्यूल, दैट इज ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम्स एन इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी अब वही वाली बात बोल रहे हैं कि पहले तो डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का जीरो था, बट इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ गया ईच मॉलिक्यूल में, यानी ईच नॉन पोलर मॉलिक्यूल बिकम एन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the induced dipole movement of a different molecule add up giving a net dipole moment to the dielectric in the direction of an external field। यानी जो ये छोटे छोटे डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाएंगे आफ्टर पोलराइजेशन, किसके अंदर? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो ऐड होकर एक क्या करेंगे, एक डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि किस डायरेक्शन में होगा? जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये बात होगी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? देखो यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कैसा भी। अगर कोई भी डाउट है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। कोई सजेशन फीडबैक हो, वो भी आपके लिए मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। आओ बताओ, जो भी तुम्हारे दिल में है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब आगे एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर की तो स्टडी हुई है, नॉन पोलर नहीं है, पोलर है सिर्फ। ठीक है, तो नॉन हटा देता हूं, तो हम स्टडी करेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी हम पोलराइजेशन करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक का। यानी भाई अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो पहले से ही पोलर है, इसका पोलराइजेशन क्या करना? आपके मन में आएगा कि सर ये तो पहले से ही पोलर है। पोलर है मीनिंग है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग है, पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास अलग अलग है, डाइपोल मूवमेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, तो फिर इसका पोलराइजेशन क्यों? तो पहले इसका जवाब दे देता हूं कि पोलराइजेशन इसका क्यों, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। पहली बात देखो भाई, आप कह रहे हो कि भाई ये तो पहले से ही अलग अलग है, ये तो पहले से ही अलग अलग है। आपकी बात सही है, पहले से ही अलग अलग है, पोलराइज्ड तो है, लेकिन क्या होता है इनका नेट डाइपोल मूवमेंट अभी होता है जीरो। जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो कितना है? जीरो मेरे भाई। लेकिन फिर फायदा ही क्या हुआ पोलराइजेशन का? कि पोलर है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, बट फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। डाइपोल मूवमेंट तो कुछ है ही नहीं, तो यानी इनका भी पोलराइजेशन करना पड़ेगा ताकि डाइपोल मूवमेंट जीरो ना रहे। तो पहला जवाब मिल गया कि पोलर मॉलिक्यूल को क्यों पोलराइज कर रहे हैं? क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है, बट फिर भी डाइपोल मूवमेंट जीरो है। वो हम बढ़ेंगे किस वजह से? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, जिसकी वजह से अब तुम्हें पता है कि डाइपोल मूवमेंट का इफेक्टिव क्वांटिटी, तो ये इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में होते हैं कि इनके डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और इनके पास पोलराइजेशन ऑलरेडी होते हुए भी, डाइपोल मूवमेंट होते हुए भी नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। तो अब हमें इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो ना रहे। क्लियर हो गया? डाउट नहीं है ना? क्या हम पोलराइजेशन पोलर का क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक है परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। तो ये तो सही बात है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका एक पहले से ही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होगा। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रैंडम ओरिएंटेड। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का रैंडम ओरिएंटेड होता है, कहीं भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर कहीं भी होता है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द थर्मल एगिटेशन इन द मटेरियल सो द टोटल डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। थर्मल एगिटेशन की वजह से जो टोटल डाइपोल मूवमेंट है, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है, वो जीरो हो गया। तो भैया फायदा ही क्या हुआ पोलर होने का? लेकिन फिर भी तो नेट डाइपोल, हमें तो नेट डाइपोल मूवमेंट चाहिए ना, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट है नहीं, तो समझ आ गया, अब हम इसे पोलराइज करेंगे। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आगे सुनो। When an external field is applied, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, जब एक्सटर्नल फील्ड लगेगा तो क्या होगा? द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट मॉलिक्यूल टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड। जो डाइपोल मूवमेंट है वो टेंड्स करेगा या अलाउ करेगा किस तरफ? जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज अ रिजल्ट देयर इज नेट डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेट डाइपोल मूवमेंट होगा किधर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या होगा कि जो इस तरीके से थे आपके पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हो ना? अब इनका प्रॉपर डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो हमें समझ यहां आ गया कि चाहे तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हो, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल हो, फिर भी रखना दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पड़ता है, तभी उनका पोलर कोई ना कोई पोलर मूवमेंट मिलता है, कोई ना कोई उनका डाइपोल मूवमेंट मिलता है। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे पोलर डाइपोल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, फिर भी उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो ही रहता है। कोई फायदा नहीं है बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है? तो यहां से पॉइंट निकल आया, हेंस बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डेवलप अ नेट डाइपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो जो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, चाहे फिर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक थे, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखा गया तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ, या कह लो इंड्यूस्ड हुआ,
और इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक यानी नेट डाइपोल को इंड्यूस्ड करना। कैसे? चार्जेस को सेपरेट करके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास को डिवाइड करके, पोलराइज करके, सेपरेट करके, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करके। क्लियर है? आगे, द पोलराइजेशन पी वेक्टर इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन जो होता है ना, पी वेक्टर पोलराइजेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, से लिख लेना। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन क्या कहते हैं? जो भी डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि इतना तो क्लियर है कि पोलराइजेशन होने के बाद ही डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है, यानी पोलराइजेशन से पहले कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। तो उन्होंने पोलराइजेशन की डेफिनेशन दी है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। जो डाइपोल मूवमेंट है, पहली बात तो डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए, तभी आप कहोगे पोलराइज हो चुका। तो आफ्टर पोलराइजेशन डाइपोल मूवमेंट जितना भी है पर यूनिट वॉल्यूम, वही उसका पोलराइजेशन है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज यूजुअली रेफर टू एज द पोलराइजेशन डेंसिटी। और जब इसके मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो उससे बोला जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी। नाम से समझ में आ गया, पोलराइजेशन डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना कि पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड यूज होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो ये पोलराइजेशन डेंसिटी है या कहो पोलराइजेशन है, उसका डायरेक्शन सेम होता है एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पोलराइजेशन और पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और पोलराइजेशन डेंसिटी कहां यूज हो रही है? पोलराइजेशन डेंसिटी यूज हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी हमारी डाइइलेक्ट्रिक के बारे में। हमने डिस्कस किया पोलर डाइइलेक्ट्रिक, हमने डिस्कस किया नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और उसका बिहेवियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है मेरे भाई? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अपनी अच्छी एनर्जी के साथ, आपको अपने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी सजेशन फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यानी डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। अगर आपके मन में आ रहा है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो भाई इसकी वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पर बना चुका हूं। प्लेलिस्ट में आप जाके 1 बाय 1 सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है सीक्वेंस में, चैप्टर 2 में भी हम टॉपिक वाइज सीक्वेंस में चल रहे हैं। यहाँ पर आप सर्च कर लो पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बाय मास्टर जी फिजिक्स वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो अब हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेंगे, किसकी हेल्प से? डाइइलेक्ट्रिक की हेल्प से। अब ध्यान से समझना, मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा हुआ है, लेकिन एक डायग्राम मैं आपको खुद बना के दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो मेरे भाई, ये मान लो कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट है और एक इधर नेगेटिव प्लेट है। तो हम सब जानते हैं मेरे भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यहां पर हमारा क्या होगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नॉट, क्योंकि कहां डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव, इसका डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारा काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना। यानी जो ई नॉट है, क्या हम इसे कैसे भी रिड्यूस कर दें? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो चुका, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, यूनिफॉर्म मान लो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। वो कैसे करें? बात समझ आ गई? क्या करने वाले हैं हम लोग, वो क्लियर हो गया आपके माइंड में कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करेंगे। अब कैसे करें? तो इन्होंने कहा कैसे करना है, बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले आओ। क्या करो? बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले आओ। ठीक है भाई, बीच में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले आते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। लो भाई, बीच में आ गई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, बीच में आ गई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब जब बीच में आ गई, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बीच में आ गई। अब आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो उस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलराइजेशन हो जाता है। ये बात आप पढ़ चुके हो। अब पोलराइजेशन हो जाता है तो आपको पता है कि इसके मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे। मैं 3 मॉलिक्यूल दिखाऊंगा। ये मान लो गया पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव किधर जाएगा? इधर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो सेम यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूल, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, सेम यहाँ भी जो होगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। मैं बहुत सारी नहीं बनाऊंगा, यहाँ मैंने बना रखी है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब ऐसे समझो इसको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना मेरे भाई? यहाँ तक तो सारी बात क्लियर ही है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप करना क्या चाहते हो? आप करना चाहते हो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना, कम करना। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपने क्या जुगाड़ बनाई? आपने जुगाड़ बनाई कि बीच में भैया डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो।
अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होगा, ऐसा सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अब देखेंगे कितना कम हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा, इसका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन कैसे हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना कहानी क्या है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो। कहने का मतलब क्या है, चाहे ये 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने, 4 ले लो, 1 2 3 4, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन क्यों हो गया, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ध्यान से समझो, इस पॉजिटिवनेस नेगेटिव को कैंसिल आउट, इस पॉजिटिवनेस नेगेटिव को कैंसिल आउट, इस पॉजिटिवनेस नेगेटिव को कैंसिल आउट। सेम कॉन्सेप्ट दूसरा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो कहने का मतलब है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अब क्या बचेगा वो मैं बना के दिखा देता हूं अलग से। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कहानी ऐसी बनेगी कुछ कि जो ये वाले चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो हो जाएंगे। जो ये ब्लू वाले लाइन के अंदर जितने भी चार्ज है सब कुछ जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव। और ये कहानी बन जाएगी कुछ ऐसी, बना के दिखा देता हूं छोटी सी कहानी, तो आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम कि आपका ये पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, दिख रहा है ना मेरे भाई, ये हाँ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब होगा क्या कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कहानी कुछ ऐसी बन गई, इधर तो रह गए पॉजिटिव, इधर रह गए मेरे भाई पॉजिटिव, इधर रह गए नेगेटिव हमारे, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव है। हाँ, जो हमारे पॉजिटिव साइड है इस तरफ क्या रह गए हमारे सबके सब नेगेटिव रह गए, और उस साइड क्या रह गए सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, अभी इधर रह गए नेगेटिव और इधर हो गए पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे सर बीच के कहाँ गए, तो बीच के तो कैंसिल आउट हो गए ना, कहानी ऐसी बनेगी नहीं बनेगी। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे था, तो नेगेटिव पॉजिटिव था लेकिन अगले वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया, और इसका पॉजिटिव उसके अगले वाले नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब है एक्सट्रीम लेफ्ट में नेगेटिव बचा, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव बना, और बीच के जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव थे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, एक दूसरे से मिलकर जीरो हो गए। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। तो सेम कहानी यहां पे भी फॉलो होगी कि भाई इधर तो बचेंगे नेगेटिव 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 नेगेटिव, और इधर बचेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और बीच का जो भी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने करके दिखा दिया, फिर से दिखा देता हूं। ये पॉजिटिव दूसरे कॉलम का नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव उसके अगले वाले से कैंसिल, ये पॉजिटिव उसके अगले वाले से कैंसिल। अब भैया इस पॉजिटिव को तो कैंसिल करने वाला कोई है नहीं, और न नेगेटिव को कोई कैंसिल करने वाला, तो इस वजह से एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में चार्ज रह जाएगा। यहां तक बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट था, बाकी तो अब सामने सीधी थ्योरी है। क्लियर है, बस यही मुझे समझाना था, बाकी तो अब आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। अब तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तो रिड्यूस करना है जो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, रिड्यूस हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में भी आ गया होगा क्यों रिड्यूस हो गया, अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चों के तो मन में आ चुका कि रिड्यूस कैसे हो जाएगा, क्योंकि समझ गए पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बनेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कम हो गया। तो समझ गए, बस अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे कहानी क्या है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0, ठीक है, एक्टिंग पैरेलल ऑफ टू इट्स फेसेस, नो डाउट। इट्स मॉलिक्यूलर डाइपोल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ E0। वो हुआ कि भाई इसके मॉलिक्यूल ने अलाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, अलाइन हो गए सारे मॉलिक्यूल। अब आगे की कहानी सुनो, अब आगे क्या हुआ, आगे द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, जो आपका फर्स्ट वर्टिकल कॉलम था उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था, कैंसिल द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ द सेकंड कॉलम। उसके नेगेटिव चार्ज ने सेकंड कॉलम के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया। वही वाली बात बोल रहा है कि इसका एक कॉलम ये है कॉलम 1 और एक ये है कॉलम 2, तो कह रहा है कॉलम 1 के पॉजिटिव चार्ज ने कॉलम 2 के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया। तो भैया वही तो किया, कॉलम 1 के पॉजिटिव चार्ज ने कॉलम 2 के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर दिया, वही वहां पर थ्योरी में लिख दिया। तो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ फर्स्ट वर्टिकल कॉलम कैंसिल द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल ऑफ द सेकंड कॉलम एंड सो ऑन, यानी कि सेकंड कॉलम का पॉजिटिव थर्ड कॉलम के नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, फिर आगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देयर इज नेट अनकैंसिल्ड नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस, यानी एक आपका रह जाएगा नेगेटिव कैंसिल्ड चार्ज जो कि किधर है आपका लेफ्ट फेस पर है, यानी इधर रह गया, और रह जाएगा अनकैंसिल्ड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट फेस ऑफ द स्लैब, यानी कि अनकैंसिल्ड जो कैंसिल नहीं हो पाया वो आपके राइट में रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी क्लियर है मेरे भाई। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा है E0 इस डायरेक्शन में, ये किस तरफ है E0, वो मैं बना नहीं रहा हूं कहानी फिर से, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, वो तो क्लियर है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, बाकी बीच का सारा कैंसिल आउट हो गया। आगे बात करते हैं, द अनकैंसिल्ड चार्ज आर द इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड E0 सिंस द स्लैब एज द होल remain electrically neutral, the magnitude of the positive induced surface charge is equal to that of the negative induced charge surface charge। यानी कह रहा है कि जो ये मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव सरफेस चार्ज का वही मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव सरफेस चार्ज का, क्योंकि भाई इक्वल इक्वल बन रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बीच के कैंसिल हो गए, तो जितना नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है सरफेस पर। ठीक है भाई, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बात करते हैं,
Thus, the polarized dielectric is equivalent to the two charged surface with induced surface charge density plus minus sigma p. यानी इन्होंने इसको जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इसके अंदर जो ये पॉजिटिव है, इसको नाम दे दिया भैया पॉजिटिव सिग्मा पी, और इसको नाम दे दिया नेगेटिव वाले को नेगेटिव सिग्मा पी। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनो। इन केस ऑफ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। तो जो आपके ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है जो कि कैंसिल नहीं हो पाए, जो कि अनकैंसिल्ड रह गए, वो क्या करेंगे, वो एक इंड्यूस्ड सेटअप कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। अब क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि हमारा इधर नेगेटिव पॉजिटिव था, ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम अलग बना दिया, इधर अपन का नेगेटिव था, इधर अपन का क्या था मेरे भाई, नेगेटिव था, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव था। ठीक है, इसे बना देते हैं, इस डायग्राम को फिर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, हमारा एक्सटर्नल फील्ड था मेरे भाई इस डायरेक्शन में, हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसके अंदर पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में बचे हुए थे, और जो नेगेटिव थे वो इस डायरेक्शन में बचे हुए थे। देख लो एक बार, नेगेटिव इस डायरेक्शन में बचे हुए हैं, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में बचे हुए हैं। तो क्लियर है, नेगेटिव मैंने क्या कर दिया था, थोड़ा भी उल्टा कर दिया था, इधर पॉजिटिव बना दिया था, इधर नेगेटिव बना दिया था। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़ेगी, इसलिए फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इधर नेगेटिव है, इधर एक्सट्रीमली राइट में पॉजिटिव है। तो देखो होगा क्या यहाँ पर, आप ध्यान से देखना कि जो ये बना हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, हमारा जो नेगेटिव है वो लेफ्ट में हो गया, जो हमारा पॉजिटिव है वो राइट में हो गया। तो जो इन्होंने बोला ना सिग्मा पी, वो किसके लिए बोला, ये नेगेटिव सिग्मा पी इसके लिए हो गया और पॉजिटिव सिग्मा पी इसके लिए हो गया। क्लियर है। तो अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है, यानी कि फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन, जो फील्ड पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे नाम दे दिया ईपी। क्या नाम दे दिया मेरे भाई, ईपी। और ईपी का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आप ड्यू टू पोलराइजेशन इस तरफ है, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, ई नॉट। तो क्या होगा, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये है, और हमने पहले डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक के अंदर कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है वो नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होता, कम ही रहता है। ठीक है, कंडक्टर के केस में जरूर ऐसा होता था कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो इक्वल हो जाता था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक is a direction opposite to that of external electric field E naught, thus the tending to reduce the original field in the dielectric। यानी अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि E naught माइनस ईपी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट तो यही था कि कैसे भी इस E naught इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करो, इस E naught इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करो मेरे भाई, कम करो। तो हो गया, E naught इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, कितना, ईपी माइनस कर दो, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है डाइलेक्ट्रिक के अंदर उसे क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल रिड्यूस हो गया। तो द रिजल्टेंट फील्ड ई वेक्टर इन द डाइलेक्ट्रिक will be equal to E naught minus EP and the directed in the direction of E naught। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया, E naught minus EP, तो वो मैंने पहले लिख दिया E naught minus EP। और E naught minus EP की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ E naught, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो E naught minus EP नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकते हो। क्या करना है, सिंपली उस इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक रीजन के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक लाके रखना है, यानी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करना है। और जैसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बात बोल दे रहा हूँ कि मैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को भाई पूरा करा चुका हूँ, मतलब हमारे चैनल मास्टर जी फिजिक्स वाले पर क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भाई पूरा चैप्टर हो गया है। लगभग 26-27 वीडियोज हैं। आप लोगों के टॉपिक वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, सारी वीडियोज मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अपन का जो ये वाला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ये भी ऑलमोस्ट होने वाला है, मुश्किल से 2 या 3 टॉपिक बचे होंगे। इसकी भी प्ले लिस्ट में जाओगे आपको सीक्वेंस में वीडियो मिल जाएंगी। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई, हम लोग क्लास 12th का सिलेबस इस बार हमारा पूरा टारगेट है, और कि हमारी पूरी कोशिश है हम इस साल अपना 12th का सिलेबस दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहें और साथ ही साथ बिल्कुल सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करते चलाओ। जो भी आपके मन में डाउट रह जाए, या जो भी कुछ क्वेश्चन है, या कुछ सजेशन देना होता है कभी कभी, या कुछ बोलना होता है कि यार भैया या सर आप नोट्स प्रोवाइड कर दो, या आपके मन में आ रहा है कि भैया या सर आप क्वेश्चन आंसर इस टाइप के करा दो, या कोई डाउट है जो बीच में रह जाता है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, बाकी तो अपन को आप जानते ही हैं। बाकी यार सब्सक्राइब करने की तो इतनी ज़्यादा मैं आपसे नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर रहती है कि कमेंट की। कमेंट का रीजन ये रहता है, पहले भी मैंने बोला हुआ है कि यार जब कोई कमेंट करता है ना, तो एक आइडिया मिलता है, एक सजेशन मिलता है कि हाँ यार कोई अगर अच्छा कमेंट करता है तो थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है कि यार बंदे ने बहुत अच्छा कमेंट किया, चलो ठीक है यार, मोटिवेट होता है बंदा काम करने के लिए। और बल्कि अगर कोई नेगेटिव भी कमेंट करता है ना, तो उससे भी सीखने मिलता है कि यार कुछ तो गलती रही होगी, उसका एक सजेशन मान लेते हैं हम लोग, या उसका एक फीडबैक मान लेते हैं। तो मेरा जो फोकस रहता है ना, वो कभी भी सब्सक्राइब पे नहीं रहता बहुत ज़्यादा कि यार सब्सक्राइब करो यार। ऑब्वियसली अगर आपको वैल्यू मिलेगी, आपको पढ़ना होगा नेक्स्ट टॉपिक, आपको पढ़ना होगा 3rd चैप्टर,
तो सब्सक्राइब तो आप करोगे ही, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वो मैं कभी नहीं कहता, लेकिन कमेंट को मैं बार बार फोकस करता हूं। बस मेरी एक ही रहती है, शुरू से आप देख लो चैनल में मैंने हमेशा फोकस दिया है कि मुझे कमेंट्स चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, कमेंट चाहिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है अपनी गलतियां क्या है। क्योंकि आपका जब कोई सजेशन आता है, कोई भी कमेंट आता है, तभी तो हमें पता चलेगा, अपन हमें क्या पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो फिर इस तरीके से आप एक कमेंट छोड़ के जरूर जाएं, और मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।